बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर देखें आप, पोजीशन वेक्टर क्या बोला मैंने, हम बात कर रहे हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि साहब ये जो वेक्टर होता है, ठीक है, वो ओरिजिन से ड्रॉ होता है, कहां से, और जहां पर मेरा पार्टिकल चल रहा है उस पॉइंट तक होता है, ठीक है ना। यानी कि देखें आप, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस ले लूं, ये ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं, ओरिजिन, ठीक है। इट मीन द व्हेन द वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लिया ऑब्जेक्ट मेरी ये है ऑब्जेक्ट, तो मैं बोलूंगा भैया मेजर करने के लिए मैंने ओ से इस पी पॉइंट पर एक क्या कर दिया, आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो मैं बोलूंगा ओपी वेक्टर जो है वो कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यानी कि मैं यहां से खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट जो पी पर है उसका पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि मुझसे कितनी दूरी पर है, ये लेफ्ट चलेगी या राइट चलेगी, है ना, ठीक है। तो हम इसको बता सकते हैं, बात समझ में आ गई क्या, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बात समझ में आ गई क्या। अब बेटा बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की, सुने आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम बाय स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर। किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सुने। मान लिया मेरे पास ये वेक्टर ए है और मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर, कितने का, 5 सेंटीमीटर का। मैंने बोला भाई ऐसा करो तो मुझे 2a वेक्टर लिख के दिखाओ, कितना, 2a। तो सुने आप, 2a में क्या कर, इसका डबल कर देंगे, ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा 2a। इट मींस 2 इज द स्केलर क्वांटिटी, तो जितने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को उतने ही टाइम्स वेक्टर वो बन जाता है। ए का ट्वाइस हो गया, 10 सेंटीमीटर था ना, ट्वाइस वेक्टर हो गया, ठीक है। मैं कहता भाई ऐसा करो, ए वेक्टर तो 5 है, मैंने बोला कि भाई माइनस का 2a बनाओ, माइनस का 2a बनाओ, तो बहुत सिंपल है। मैं ये नेगेटिव वेक्टर होगा लेकिन ट्वाइस मैग्नीट्यूड का हो गया, तो अब बोले क्या करेंगे, ए का इसको इधर बना दूंगा ऐसे करके, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा लेकिन ये कहलाएगा माइनस का 2a। इट मींस वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो जितनी मल्टीप्लाई करनी है उतनी कर सकते हैं हम आराम से। बात तुम्हारे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब हम और आगे बात करते हैं बेटा, हम वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बेटा बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल के कराने वाला हूँ, ठीक है, तब मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। तो बच्चों को ये पढ़ने में आ जाएगा तो मैं कारण पेंसिल बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस कोशिश ये करो कि मेरी सारी वीडियो देखते जाओ, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह कमेंट कर दे करो बेटा, ठीक है, मुझे बताया करो। तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत सिंपल है। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए है 5 सेंटीमीटर का, ये है 7 सेंटीमीटर का, कितने का, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, देखें आप, मैं बोलूंगा भाई ये ए और इसी में बी जोड़ दूंगा, ये ए था 5 सेंटीमीटर ए, और ये यहां से लेके यहां तक क्या था, बी था, वो 7 सेंटीमीटर का था। तो बोलो सर ये पूरा ए प्लस बी जो आया, जो इसे बोलते हैं रिजल्टेंट, ए प्लस बी जो आया वो कितना आया, 7 + 5 12 सेंटीमीटर का। सिंपल सी बात, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं समझ में आई बताओ, ठीक है। अब मैं और आगे बात करता हूँ, मान लो मैंने फिर बोला ये एडिशन की बात कर रहे हैं, सेम एंगल पर 0 डिग्री पर इंक्लाइंड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैंने बोल दिया फिर ए वेक्टर, सेकंड क्वेश्चन देखें, ये तो सिंपल सा था, ये ए वेक्टर है 10 सेंटीमीटर का, सपोज कितने का, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और मैंने बी वेक्टर बोला, बी वेक्टर इधर को दे दिया, ये मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर, कितने का, 2 सेंटीमीटर का। मैंने बोला इन्हें ऐड करो, तो इन्हें ऐड करने का तरीका क्या है, देखें आप, ये इनको ऐड जो करेंगे बेटा, इसके डायरेक्शन ये बी वेक्टर है, तो बोलेंगे सर कि इन्हें ऐड करने का तरीका क्या करें। अब आप बोलो सर बहुत सिंपल सी बात है, ए वेक्टर बड़ा वाला स्केच कर लो पहले 10 सेंटीमीटर का,
और इसमें 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये मेरा बी वेक्टर है। और ये पूरा कितना था, ये मेरा ए वेक्टर था। कितना था, ए वेक्टर। तो सुनो, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, रिजल्टेंट बचेगा इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, इस डायरेक्शन में 8। तो बचेगा ए माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही? तो इसे बोलेंगे आर इज इक्वल टू ए माइनस, यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा आर। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर एक दूसरे से माइनस होते हैं, ठीक है, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बच्चों को समझ में आ रही है बात, मैं समझता हूँ बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मान लो वेक्टर और बात करें कि मान लो मेरे वेक्टर ऐड करना हो और किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, एडिशन चल रहा है वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन वेक्टर चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो बोलेंगे भाई ए वेक्टर है मेरा ये और बी वेक्टर है ये, मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर मुझे ऐड करना है। अभी तो मैंने सेम एंगल पर दिखाए थे, ठीक है, अब मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पर दिखा दिए, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है सुने आप। हम इन दोनों में से कोई सा पहला एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने मान लिया मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ए ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया बात है भाई। उसके बाद जो पहला वेक्टर ड्रॉ किया है, जितने एंगल पर है इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे बेटा, इसके पैरेलल होना चाहिए। शिफ्ट करते हैं इस वेक्टर को, और ये वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं किसी वेक्टर को शिफ्ट कर दूं एंड मैं उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो सुने आप, बोलेंगे सर ठीक है ए ये ले लिया, फिर क्या करें। तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल जोड़ते हैं, जो एंगल मान लिया है, एंगल मैंने मान लिया 70 डिग्री है, कितना, तो मैं यहां से लेके इससे इसके पैरेलल 70 डिग्री का ऐसे ड्रॉ कर दूंगा बी वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट में तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल जोड़ते हैं, और रिजल्टेंट के लिए सबसे लास्ट वाले वेक्टर का जो हेड होता है, ये हेड है, और सबसे पहले वाले का टेल होता है, उसको ऐड कर देते हैं ऐसे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। अब सर ए प्लस बी, क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। इसको स्केल से मेजर कर लेंगे। ये ए वेक्टर मैंने मान लिया सपोज करो 7 सेंटीमीटर का है, और ये मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर का है, तो ये 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से 6 सेंटीमीटर, और ये इतने एंगल पर 70 डिग्री पर, कितने पर, यहाँ पर 7 ये था 7 का था, 7 सेंटीमीटर लगा दिया, और ये 6 सेंटीमीटर लगा दिया, और यहाँ पर स्केल से मेजर करेंगे, ऐड मत कर देना, जस्ट यू हैव टू ऐड द r इज इक्वल टू a प्लस b विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पर स्केल लगाएंगे, जो स्केल वैल्यू देगा वो इसका रिजल्टेंट कराएगा, ठीक है। अभी और तरीके बताने वाले हैं, अभी देखते जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको ये समझ में आ गया। अब मान लो मैं कहता नहीं भाई पहले ए ड्रॉ नहीं करना चाहता, मैंने चलो भाई ए मत ड्रॉ करो, अभी मैंने ए प्लस बी कैसे किया था, देखो जरा, ए ऐसे था और बी ऐसे था, और रिजल्टेंट ये था आर ए प्लस बी, ठीक है। मैं कहता नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, बी को शिफ्ट कर देते, बी को शिफ्ट करना, बी को ए के नीचे शिफ्ट करते यहाँ पर। अगर मैं बी को शिफ्ट कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो ये बी को यहाँ ले आओ, शिफ्ट कर दिया बी को यहाँ पर। अब मैंने ए यहाँ लगा दिया, ए इसके हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, ए आ गया, ये बी था। अब पहला वेक्टर मैंने बी स्केच किया, बी के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ा, ए अब ए सेकंड वेक्टर हो गया, इसका टेल जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये देखिए अब क्या है, ये कहलाएगा आर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर बी प्लस ए। दोनों की वैल्यू बराबर है, बट आप देख रहे हो इसमें आ रहा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें आ रहा है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया, तो बोलो सर ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तुम्हारा समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो 2 से ज्यादा वेक्टर आ जाए तब क्या करेंगे भाई, तो 2 से ज्यादा वेक्टर भी दिखाता हूं आपको। अगर मैं 2 से ज्यादा वेक्टर ले लूं, सपोज पॉलीगन मेथड, पॉलीगन, ठीक है, मेथड, पॉलीगन मेथड क्या होता है भाई, पॉलीगन मेथड में हम बोलेंगे कि एक वेक्टर
ए बी सी, ठीक है, बस इतने ले लो। चलो और ले लेते हैं डी, ठीक है भाई। ये मैंने 3-4 वेक्टर ले लिए बेटा। अब मैंने बोला इनको ऐड करो, तो मैंने बताया था कोई सा वेक्टर पहले ले लो। पहले मैंने ए ले लिया, जितने एंगल पर जितना मैग्नीट्यूड है उतना स्केच कर लिया। जितना बी हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है बी बना दिया, पहले के हेड से दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल। जितना एंगल होगा ये मैंने मान लिया 120, जो भी होगा ये ले लिया सी। फिर ये कुछ ऐसे गया, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्लैंट होगा, ये डी होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, सबसे पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड। ये कहलाएगा आर, ये कहलाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी। इट इज द आंसर। सिंपल सी बात। क्या समझ में आ रही बात आपको? बोलो बेटा। अब मैं बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इसके न्यूमेरिकल देखना फिर कैसे कराता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल देखना आप इसके। अब मैं बात करता हूँ बेटा ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। अब ये क्या है ट्रायंगल लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। 11th में समझिए वेक्टर में ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर मैं दो वेक्टरों को ए और बी, ठीक है, किसी ट्रायंगल की, इट मींस हमने क्या बोला, दो वेक्टर ले लिए ए और बी, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर ले लिए ऑर्डर में। व्हेन वी टुक टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ऑर्डर, ठीक है, आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मैंने मान लिया आर द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे मान लो। मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिए, आई टुक टू वेक्टर्स ए एंड बी इन ऑर्डर which are representing the two sides of the triangle, then the third side, यानी closing side, ये वाली side, बंद करने वाली, the third side will be in opposite order of the given A and B। यानी कि A और B मैंने ऑर्डर ले लिए, दो मेरी साइड्स जो हैं वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों ऑर्डर में ले लिए हैं। ये ऑर्डर, ये ऑर्डर, ऑर्डर हो गया नहीं हो गया? तब क्या होता है, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है जिसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखनी है, वो हमेशा जो ऑर्डर है उसके अपोजिट काम करती है। देखिए ऑर्डर तो ये था, ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन रिजल्टेंट जो होता है वो क्लोज करने वाला वो इसके अपोजिट होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप बेटा, इसे रिजल्टेंट बोलते हैं, इसे एंगल अल्फा मानते हैं, घटे लो, ठीक है। इसे ए क्या पी मान लेता हूँ, इसे पी क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। अब देख रहे दोबारा बनाए तो चलो ठीक है, पी लिख दिया, पी और ये क्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, एम मान लिया। ये मैंने, अब बेटा ये वेक्टर देखिए ऐसे गया और ऐसे बेंड हुआ। देखिए आप, ये वेक्टर ऐसे चल रहा था बेटा, ऐसे चल रहा था और ये ऐसे बेंड हुआ, तो बोलोगे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ये कहलाएगा थीटा। क्या कहलाएगा, थीटा। ये रिजल्टेंट है आर, तो याद कर लो फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा होता है और दो वेक्टर पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा होता है। समझ आ रही है? मैंने इसको 90 मान लिया। क्या मान लिया, 90। इसे मैंने मान लिया ए, इसे बी, इसे एम, इसे सी, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आप, ये वाली साइड देखिए, ये वाली साइड देखना, ये मेरा क्यू है, ये क्या है, ये मेरा क्यू है। तो इधर को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्यू कॉस थीटा हो जाएगा इतना सा, ये कहलाएगा क्यू कॉस थीटा। और ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट क्यू साइन थीटा। दिखाता हूँ आपको, देखो जरा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ऐसे चलो ऐसे मान लो, ये देखो ये थीटा था, मुझे ये निकालना है बी एम, ठीक है, सॉरी बी एम, और ये मेरा क्यू था। चलो कॉस थीटा निकाल लो। क्या निकाल लो,
तो cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज bm अपॉन q q q। तो bm की वैल्यू कितनी आ गई q cos थीटा, ये तो दिया मैंने q cos थीटा, ठीक है। अगर मैं sin थीटा निकाल लूं इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये था c, तो mc अपॉन q, तो mc की वैल्यू कितनी आ जाएगी q sin थीटा। अच्छा, तो ये वर्टिकल तो आता है q sin थीटा, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, और जो हॉरिजॉन्टल आता है वो q cos थीटा होता है। क्या होता है बेटा q cos थीटा, ये कहलाता है q cos थीटा, ठीक है। क्या कहलाता है ये भाई q cos थीटा, ठीक है। अब बहुत आसान है, बस इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, तो देखिए अब ये 90 है बेटा, 90 है, तो ये पूरा बेस हो गया। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, आज मैं नया पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लू पेन। देखिए देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला, क्या एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है? हाँ बन रही है भाई। तो देखो करते हैं सॉल्व, बहुत सारा बढ़िया बात है। कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा AC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा। बेस कितना हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर। बेस तो ये है ना बेटा, ये वाला बेस है पूरे यहां तक, तो ये इतना P और इतना Q cos थीटा, तो ये बेस हो गया का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर Q sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? मेरा फोन आ रहा है, तो मैं देखता हूँ किसका फोन है। शिवी सुबह फोन है किसका आ रहा है, देखिएगा बेटा। देखिए आप, तो बेटा यहाँ तो समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है। मैंने क्या किया, इसे रख कर लिया, बाहर रखा, बाहर देखो इसका फोन था, ठीक है बेटा। इसे ब्रेक कर देंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इट इज द थ्योरम a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा। अब देखिए आप, ये देखें और ये देखें, इन दोनों में q स्क्वायर कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी चलो जाओ बाहर जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, हाँ बाहर जाओ, बात कर लेगा ना अभी सब, अभी वीडियो बना रहे हैं, क्या अभी बात करते हैं कहिए, ठीक है। तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये जाएगा r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू आ गई ये कराएगा रिजल्टेंट। यानी कि सुनो, ये दो अगर P और Q फोर्स हो, ठीक है, और ये किसी पार्टिकल पे लग रहा है ऑर्डर में, तो उनकी ताकत पता है कितनी होगी, इस R के बराबर। तो R जो होगा बेटा याद कर लेंगे, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। ये ट्रायंगल लगा दिया मैंने, तो ये एनालिटिकल मेथड होता है बेटा। इसमें और देखेंगे, 2 मिनट की बात और है, बस थ्योरी खत्म होने वाली है बेटा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देंगे। चलिए अब देखिए बात, सोचो ये एंगल थीटा है ना बेटा, ये एंगल थीटा है। अब मैं नंबर 1 थीटा को अगर 0 कर दूं, क्या कर दूं, तो देखना 0 कैसे होगा बेटा, देखना ये जो है ना BC 0 ऐसे होगा, ये BC नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये BC है ना बेटा वेक्टर, ये थीटा है, तो ऐसे कम करूंगा तो थीटा 0 हो जाए, तब क्या होगा, यहाँ डाल दीजिए, R आएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का 2pq cos 0, यानी कि ये वाला वेक्टर जो है ना बेटा, वो यहाँ आ जाएगा, C वाला भी यहाँ आ जाएगा, थीटा 0 कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे, cos 0 1 होता है, R आ जाएगा बेटा अंडर रूट, ये cos 0 1 हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा P प्लस Q। तो देखो जरा ये वाला सिचुएशन देखिए, ये P थी ये वाली, ये C भी देरी को आ गया, ये C भी देरी को आ गया, तो ये भी Q हो गया, C इधर आ गया बेटा, ये A था ये B था, C आ गया, तो ये Q भी इधर आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या, R मैक्स, यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है जब दो वेक्टर सेम एंगल पर होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई।
मान लो फिर मैंने बोला कि अगर ये रब कर देता हूं बेटा मैं, थीटा कितना हो जाए 180 हो जाए, कितना हो जाए, यानी सी वाला एंगल, ये मेरा ये एंगल जो था बेटा पी था, और सी वाला जो था ये वाला सी, ये ऐसे होते होते इधर पहुंच जाए, सी इधर पहुंच जाए, तो दोनों के एंगल में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो थीटा जब हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि जब एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर, एक वेक्टर तो देखो सुनो ध्यान से, एक वेक्टर इधर लग रहा है दूसरा भी इधर लगेगा तो ताकत बढ़ जाएगी, एक वेक्टर इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है तो माइनस हो जाएंगे। तो वही देखेंगे आप क्या होगा, माइनस कैसे होंगे, यहाँ डालेंगे बेटा अंडर रूट, अब आर डालना है बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस 180, कॉस 180 देखें आप, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 0, कॉस 180 होता है -1, याद कर लो, कॉस का ग्राफ है बेटा कॉस का, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, तो बचेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा तो माइनस का 2pq हो जाएगा, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर रूट में, तो बनेगा p माइनस क्यू, क्या बनेगा p माइनस क्यू, ये कहलाएगा r मिनिमम, कम हो गई ना वैल्यू, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये c करते करते सीधे यहाँ पर आ जाए 90 पर, अभी थीटा कितना हो जाए 90 हो जाए, सी इधर आ गया, तो देखेंगे थर्ड केस, ये फर्स्ट केस था सेकंड था, अब थर्ड आ रहा है, अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो डालना फिर r कितना आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस 90, कॉस 90 बोले तो 0, तो ये आएगा बेटा r की वैल्यू जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, जिसे आप बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम। देखो ना यहाँ 90, ये वाला c बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, ये थीटा था ना बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया बेटा, तो ये 90 लग रहा है नहीं लग रहा, ऐसे हो गया, ये मेरा p हो गया ये मेरा q हो गया, तो 90 डिग्री आ गए, तो ये आएगा यार अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए अब और निकालते हैं रिजल्टेंट एंगल कितना होगा, ये तो मैंने रिजल्टेंट बताया कितनी तरीके से, अब रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई, रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट एंगल क्या होता है देखें आप, रिजल्टेंट एंगल, ठीक है, ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, यानी डायरेक्शन, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, लिख लो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो मेरे दो वेक्टर लगे थे उनको फोर्स लगाया तो उनका रिजल्टेंट किधर भाग गया, उसकी डायरेक्शन किधर थी, तो वो निकाल रहे हैं बेटा, तो tan अल्फा से निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस, तो जाएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा, याद कर लेंगे बेटा, ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। एक होता है इसी के बाद आता है पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है बेटा, सुने आप जरा, यहाँ पर दो वेक्टर जो थे एक ऑर्डर में लग रहे थे ट्रायंगल लॉ में, दो वेक्टर जो थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेने के बाद मैंने दो वेक्टरों को ट्रायंगल की दो साइड्स को ऑर्डर में ला दी, पहली साइड ट्रायंगल की दूसरी, ठीक है, और रिजल्टेंट के लिए क्या करा, ये ऑर्डर चल रहे थे, ऐसे ना आके ऐसे चल गया था रिजल्टेंट। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा, अब पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा पैरेललोग्राम मेथड में, बस केवल 5 मिनट और आपकी थ्योरी खत्म, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप देखना मैंने कितनी जल्दी आपकी पूरी वेक्टर की थ्योरी खत्म कर दी, देखते रहे। तो बेटा बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड की, मेथड अभी ट्रायंगल मेथड था, पैरेललोग्राम में क्या करेंगे बेटा, एक पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं P और Q, ठीक है, क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं P और Q, इट मींस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल व्हिच आर P and Q having the magnitude and direction as shown in diagram at an angle of theta, कितने पर थीटा, अच्छा अभी तो ऐसा नहीं था, अभी तो क्या था ऑर्डर में लग रहे थे हेड टू टेल, लेकिन यहाँ पर तो टेल से इधर गया, कोई बात नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं डायगोनली बात करूं, यानी कि इसके मैं पैरेललोग्राम बना देंगे, देखिए आप ये बनाया पैरेललोग्राम, ये Q है तो ये भी Q कहलाएगा, ये P है तो ये भी P, ये इट इज कंस्ट्रक्शन है बेटा ये, ठीक है। देन इसका रिजल्टेंट जो होगा, तो देखो ये वेक्टर
कि हेड से पहले के हेड से दूसरे टेल जुड़ रहा है ना, तो अब रिजल्टेंट बोलो सर ये तो हुआ। इट मीन्स द डायगोनल ऑफ द वेक्टर, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर पी एंड क्यू। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर हैं पी और क्यू, वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स ये लगा दिया और एक ही लगा दिया, इसी पॉइंट पर लगा दिया, एक ये लगाया और एक ही लगा दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि इनकी जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो रिजल्टेंट है वो इनका पैरेललोग्राम का डायगोनल देता है। देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, अगर इसका प्रूफ आ जाता है तो ये कहलाएगा अल्फा, क्योंकि रिजल्टेंट का किसी पहले वेक्टर से एंगल अल्फा कहलाता है और दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या कहलाता है, थीटा। अब फिर वही करेंगे, देखिए यहाँ पर डाल देंगे आप परपेंडिकुलर, ये 90 हो जाएगा, इसे m मान लेंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे m मान लेंगे, इसे c मान लेंगे, ठीक है, इसे d मान लेंगे। ठीक है, फिर वही करेंगे, ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा, बताओ क्यों? अरे ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए, तो यानी कि ये क्यों, तो ये क्यों, ये थीटा आ गया, आगे नहीं आया। अब ट्रायंगल लो, अब इसे भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, देखिए आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या ट्रायंगल लॉ बन गया, नहीं बन गया? ये देखिए ये आर आ गया। तो अब प्रूफ मांगता है तो वो जो ट्रायंगल लॉ वाला है सेम प्रूफ कर देंगे आप। डायग्राम तो अलग था, डायग्राम में तो ये भी था, ये भी था, ठीक है, ये थीटा था। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा डायग्राम बनाने के बाद अगर जो ट्रायंगल लॉ में मैंने प्रूफ किया था वो ही प्रूफ कर देंगे आप, यू विल गेट द मार्क्स इन थ्योरी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसी वेक्टर को कैसे ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सुने आप, मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मैंने एक क्या ले लें, चलो पी ले लेते हैं, पी वेक्टर ले लिया। मैंने बोला इसके कंपोनेंट ब्रेक करो। सुनो, ये थीटा है ना बेटा, जिधर को थीटा होता है उसका कंपोनेंट आता है बेटा पी कॉस थीटा, और जिधर को थीटा नहीं होता था पी साइन थीटा। बात समझ में आ रही क्या है? आई ये पी कॉस थीटा। अब देखो जरा, मान लो ये मेरे पास एक्स वेक्टर है, इधर को थीटा है तो इधर को जाएगा एक्स कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एक्स साइन थीटा। ठीक है, मान लिया फिर मैंने वेक्टर लिया, मान लो ये मैंने दे दिया थीटा, तो ये मैंने वाई मान लिया, तो इधर हो जाएगा वाई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा वाई साइन थीटा। तो जिधर को थीटा होता है कॉस आता है, जिधर थीटा नहीं होता वो साइन आता है। बात समझ में आ रही क्या? मैं जब इसके ब्रेकर कराऊंगा तो फील आएगा, गारंटी से फील आएगा आपको। अभी मैंने बहुत जल्दी कोशिश की है आपको थ्योरी पढ़ाने की, बिकॉज थ्योरी पे बच्चे थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो न्यूमेरिकल में होती है, और न्यूमेरिकल को मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। बट मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आती रहेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, और देखें आप जरा। मान लिया मैंने बोला कि ये तो समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है वेक्टर। किसकी बेटा? वेक्टर की प्रॉपर्टीज। सुने आप, प्रॉपर्टीज देखें आप वेक्टर की। एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन। ये कहाँ लगते हैं वेक्टर, कहाँ लगता है, ये क्यों पढ़ रहे हो? तो सुनिए आप, मैंने बोला कि मैंने एक, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बर्ड ले ली, बर्ड, ठीक है, ये कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, ठीक है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। इसकी देखिए आंख भी बना दी, बताइए आंखें हैं इसकी, ये उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके विंग्स हैं, ये विंग्स है, विंग्स नीचे को करता है, ऐसे करके विंग्स करता है, तो नीचे जब करता है एग्जर्ट, तो इसके विंग्स जो नीचे फोर्स लगाते हैं एयर पर, तो इसका विंग्स 1 और ये विंग 2, ठीक है, इसने फोर्स ऐसे लगाया, इधर लगाया, ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये एयर में कोई पॉइंट ओ मान लिया, इस पॉइंट पर दोनों विंग्स के फोर्स लगे। उसी टाइम में ये वाली जो एयर होती है एक रेजिस्टेंस फोर्स देती है इसको, इधर को, वो कहती है R1 इधर दूंगी और वो कहती है R2 इधर दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बताओ, समझ में आ गई ना? तो विंग्स ने क्या किया, नीचे फोर्स लगाया, विंग्स ने क्या लगाया, नीचे फोर्स लगाया, और इसने क्या किया, उसी टाइम में इस पॉइंट से रिएक्शन मिली, इस पॉइंट से रिएक्शन क्या मिली, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है बेटा, ये विंग्स के दोनों, ठीक है, दोनों जो है एक्शन जो है ना, विंग्स जो है बेटा, मतलब बोल सकते हैं कि द सेम, ऐसे बोल सकता हूँ, द सेम
एक्शन ऑफ, ऐसे बोलते हैं द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द विंग्स, ये दोनों का एक ही पॉइंट पर एक्शन है, ये एक पॉइंट ओ पर एक्शन है बेटा, ठीक है। तब क्या होता है, जैसे ही वो करते तो रिएक्शन काम करती है इधर को, तो दो वेक्टर इधर को है, मैंने बताया था पैरेललोग्राम में, तो इनका रिजल्टेंट क्या काम करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊपर को काम करेगा रिजल्टेंट, क्या कहलाएगा, ऊपर को काम करेगा, और ये जो हमारा बर्ड है वो इजीली ऊपर अप होती चली जाएगी। बात समझ आ रही है। इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बात समझ में आ गई। ऐसी आपकी गुलेल होती है ना, स्लिंग, गुलेल में भी देखा हो, गुलेल में नहीं मारते, स्लिंग बोलते हैं, स्लिंग के अंदर देखो, स्लिंग में भी ऐसी तो गुलेल में कुछ ऐसी गुलेल होती है बेटा, ये ऐसे मारते नहीं मारते हैं, यहाँ पे स्टोन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे पीछे पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं पीछे को, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आती है T1 और T2, जब T1 T2 टेंशन आएगी तो इनका रिजल्टेंट के बीच में होगा। अभी दिखाया था, देखो मैंने पैरेललोग्राम में क्या दिखाया था, ये पैरेललोग्राम था बेटा, ये P था, ये Q था, तो इनका रिजल्टेंट इधर तो आया था R, तो ऐसे ही आ जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट कहा जाता है यहाँ, इट इज रिजल्टेंट, और ये कुछ ऐसे पैरेललोग्राम बन जाता है और स्टोन सीधा आगे स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, दीज आर द स्लिंग, मतलब गुलेल का काम, स्लिंग में भी काम कर सकते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, देन दे यूज द विंग्स टू लिफ्ट, ठीक है, अप इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, दे एक्सर्ट द फोर्स डाउन and both the forces meet at a point O and we get the reaction from the air, then they easily lift because of the, they follow the law of addition of parallelogram, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए आप ये भी पढ़े लिखे होते हैं भाई, इन्हें भी पता होता मैं ऐसे करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको तो बहुत दिमाग दिया भगवान ने, है ना, तो आपको तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। मैं समझता हूँ अगले क्लास में मैं बेटा आपको दूंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। तो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको दूंगा हार्डली आधे घंटे में आपको डॉट और क्रॉस बताऊंगा, और मैं उसके बाद न्यूमेरिकल कराने के बाद मैं यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं समझता हूँ 3, 4, 5 लेक्चर के बाद यू विल बी परफेक्ट इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।